सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मेजर नंदकिशोर। डॉक्टर मेजर नंदकिशोर हमारे शहर के जाने माने मनोचिकित्सक हैं और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा मिर्गी रोग, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर नंदकिशोर, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर नंदकिशोर, सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि मिर्गी रोग जिसे हम कहते हैं ये वास्तव में है क्या? प्रिय श्रोताओं, मेरा सादर नमस्कार। मिर्गी रोग एक मस्तिष्क का एक विकार है जो दौरे की शक्ल में अचानक ही आ जाता है और कुछ देर के बाद स्वतः ही ठीक हो जाता है, तो इसको मिर्गी कहते हैं। और इसमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जैसे हमारे शरीर में विद्युत तरंगे होती हैं, ये बड़ा नई सी बात लगेगी लेकिन ये सच बात है। माइक्रोवोल्ट्स की विद्युत होती है हमारे शरीर में भी, तभी हम काम करते हैं। और हमारे मस्तिष्क में अचानक बहुत सारी विद्युत तरंगे एक साथ बड़े संयोजित तरीके से एक साथ फायर करने लगे तो ये स्थिति हो जाती जो ये इस तरह का विकार आता है। और इसको कहते हैं एपिलेप्सी या सीजर। सब कुछ सीज हो जाता है, रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। इसमें ये बताऊं कि दो तरह का होता है विशेषतर। एक तो जो जिसमें पूरा दिमाग, पूरा मस्तिष्क का विकार उस वक्त के लिए आता है, क्षणिक। और दूसरा होता है मस्तिष्क के किसी खास हिस्से से ये विकार शुरू होता है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये जल्दी ही स्वतः ही ठीक हो जाता है और इसमें एक प्रवृत्ति वो जानना बहुत जरूरी है। दोबारा लौट कर होने की प्रवृत्ति होती है, वो कब होगा ये नहीं मालूम। इसमें एक आम आदमी को समझने के लिए, जिससे एक आम आदमी समझता है वो इस तरह से कि देखिए, मैंने बताया एक जनरलाइज्ड एपिलेप्सी होती है, मतलब पूरा मस्तिष्क से विकार होता है क्षणिक, और एक होता है लोकलाइज्ड मतलब फोकल, जिसमें बहुत मस्तिष्क के एक सूक्ष्म हिस्से से होता है। तो जो आम तौर पे हम लोग जानते हैं वो जानते हैं इसको तो मिर्गी का दौरा पड़ गया, ये होता है जनरलाइज्ड खास करके। और इसका मैं एक डिस्क्रिप्शन दूंगा और फिर बहुत तरह के प्रकार होते हैं वो मैं फिर बताऊंगा। डॉक्टर साहब, क्या ये हर आयु वर्ग में पाया जाता है? कोई आयु वर्ग ऐसा नहीं है जो इससे अछूता हो, लेकिन कुछ तरह की मिर्गियां दौरे कुछ खास उम्र में होती है, लेकिन अमूमन 20 वर्ष की आयु तक 70% लोगों को शुरू हो जाती है, अगर होनी होती है तो। जिसमें भी 1 से 10 साल तक 40% और 10 से 20 तक 30%। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको भी इसकी संभावना रहती है? बहुत रहती है, बिल्कुल रहती है। मैं एक दौरे का अगर मैं पहले थोड़ा जिक्र कर दूं तो थोड़ा और बेहतर होगा जी। जिसको जनरलाइज्ड सीजर कहते हैं या मिर्गी दौरा, अपस्मार, ये सब कहते हैं, उसमें होता क्या है? देखिए, होता ये है उसमें कि अचानक बगैर बताए, बगैर किसी कारण के अचानक आप मूर्छित हो जाते हैं, हाथ पैर अकड़ जाते हैं, किसी एक तरफ को गर्दन या आंख टेढ़ी हो जाती है और उस वक्त आपका बाथरूम, मूत्र विसर्जन हो सकता है। और ये तो पहले ऐंठन की स्थिति होती है, इसको टॉनिक फेज कहते हैं। और उसके बाद बहुत जल्दी ही बहुत तेज जोर के झटके लगते हैं और जो कि बढ़ते जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे कमजोर पड़ते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। तो इसमें जीभ भी कट सकती है, मुंह से थूक आ सकता है, आंखें ऊपर चढ़ सकती हैं और आदमी धड़ाम से नीचे गिर के चोट भी लग सकती है। तो ये मिर्गी होता है। आयु वर्ग की बात हम कर चुके हैं, आपने लक्षणों की भी बात बता दी। अब जानना चाहेंगे कि क्या किसी खास बीमारी का एक लक्षण भी हो सकता है मिर्गी? जी हाँ, बिल्कुल। खास करके जो एक उम्र के बाद आते हैं, जिसको हम वृद्धावस्था कहते हैं, जिसको जिंदगी में 40, 50, 60 साल हो गए, कभी कुछ नहीं हुआ। एक तो उनको बहुत इसका हो सकता है कि ये ट्यूमर का वो हो, सर की चोट का कोई तुरंत नहीं तो देर में हो, या एनकेफेलाइटिस जो मस्तिष्क का संक्रमण होता है, या मेनिंजाइटिस मस्तिष्क की झिल्लियों का जो संक्रमण होता है, या ट्यूमर, ये सब हो सकता है। और एक चीज बड़ी आम है फिर वो किसी भी उम्र में, वो है न्यूरो
सिस्टिसर्कोसिस, एनसीसी कहते हैं। और ये विशेष करके चूंकि बहुत प्रचलन है ये बाहर के खाने का, और खास करके ये जो थोड़ी सी जिसमें उतना हाइजीन, उतनी साफ सफाई नहीं रहती, तो खास करके ये चाउमीन और ये और वो, जिनमें कि एक कीड़ा होता, फीतेदार कीड़ा, वो खास करके पत्ता गोभी में काफी होता है ये, और उसका लार्वा वो पहुंच जाता है, वो फिर मस्तिष्क में ग्रो करता है, उसके छोटे छोटे दाने से ग्रेन्युलोमा कहते हैं वो बन जाते हैं, वहां से इरिटेशन होता है, दौरा पड़ जाता है। तो ये सब स्थितियां आपने बताई, लक्षण आपने बताए। डॉक्टर नंदकिशोर, इलाज क्या है? देखिए, यहाँ पे ये बताना जरूरी है मेरी तरफ से कि आम तौर पे बहुत वक्त हो जाता है इससे पहले कि इलाज शुरू हो। इलाज संभव है, ये अगर मैं अपने श्रोताओं तक प्रेषित कर सकूं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बहुत ही सक्षम इलाज संभव है, और वो है दवाई से। देवी देवता, इधर उधर की पूजा, झाड़ फूंक, जूता सुंघाना, ये सब कुछ भी नहीं है। लेकिन एक योग्य चिकित्सक और समय पे अगर पहुंचे, जितना जल्दी आप इसको समझ लें, तो फिर दवाइयां हैं। ये डॉक्टर की काबिलियत है कि वो कौन सी प्रकार की मिर्गी है वो पहचान के दवाई चले। विशेष बात यह है इलाज की कि कम से कम 3 साल और कई बार तो 5 साल तक दवाई करनी पड़ती है। लेकिन इससे पहले ये आवश्यक है जानना कि एक दिन या एक वक्त भी दवाई अगर छूटी तो दौरा पड़े या ना पड़े, हम ये समझ लेते हैं कि ये इलाज अपनी तरफ से तो ये विफल रहा। मतलब एक तो ईश्वर की कृपा होनी चाहिए, दोहराना पड़े। मगर जो घर वाले और मरीज कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि समय पे दवाई लें, जब जब बताया जाए डॉक्टर को दिखाने आए जी। मगर इलाज संभव है जी। आमतौर पर हम देखते हैं कि सड़क पे या कहीं भी इस तरह के व्यक्ति जिनको दौरा पड़ता है वो दिखाई देते हैं। अचानक अकस्मात कोई व्यक्ति गिरता है, तमाम लोग भीड़ के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। तो उस समय क्या किया जाना चाहिए? एक आम व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है श्रोताओं के लिए। देखिए, आम व्यक्ति जो बाईस्टैंडर्स हैं, जो पासर्स हैं, उनको ये हो सकता है कि वो तुरंत बहुत मदद कर सकते हैं। एक तो भीड़ ना लगाएं, बहुत ज्यादा हो तो भाई एक जना तब तक एम्बुलेंस को फोन कर दे। लेकिन वो जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हवा खुली छोड़ दें, जूते जुराब उनके ढीले कर दें, कुछ बटन खोल दें और उनको एक किनारे पे लिटा दें। क्योंकि इसमें खतरा ये होता है कि दौरे इतने भयानक होते हैं कि खाया पिया, खास करके खाने के बाद अगर दौरा पड़ा है तो वो सांस की नली में जाके एस्पिरेशन न्यूमोनिया कर सकता है, चौक हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। होता नहीं जनरली वैसे। तो वो ये कर सकते हैं कि घबराए नहीं, पैनिक ना करें और उनके घर वालों को सूचित कर दें। और अक्सर तो ये है कि कुछ मिनटों का ये तमाशा है और फिर अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो अपना और उस भीड़ का मनोबल बढ़ाए रखें, रुके, किसी की मदद करें। मदद करना तो बहुत इंसानियत है, तो वो ये कर सकते हैं और अस्पताल ले जाए, या फिर उनके घर वाले आ गए तो कोई ऐसी भी इमरजेंसी नहीं होती, वो तो डिटरमिन करते हैं भाई डॉक्टर लोग। लेकिन फिर वो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखा के। डॉक्टर नंदकिशोर, अक्सर हमने देखा है कि जीभ कट जाती है, जिसे हम टंग बाइट कहते हैं, दांत भिज जाते हैं, तो ऐसे में चम्मच से मुंह खोलने का प्रयास भी किया जाता है। कितना सही है ये? नहीं, सही नहीं, बहुत ही गलत है। देखिए, मैंने बताया ये स्वतः ही रुक जाएगा दौरा। और जो जीभ फंसी है तो आपके चम्मच के खोलने से तो दांत वांत तो तोड़ सकते हैं आप, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। उसको एक किनारे किसी बाईं करवट या दाईं करवट लिटा दें और आपकी जेब में रुमाल लो, उंगली पे चढ़ा के और धीरे से मुंह पे जो उसका लार्वा सलाइवा साफ कर दें, झाग साफ कर दें और अपना इत्मीनान बनाए रखें। डॉक्टर नंदकिशोर, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे, क्या ये आनुवंशिक भी हो सकता है? हाँ, आनुवंशिक भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई 100% किसी को है तो होगा ही होगा। चांसेस बढ़ जाते हैं। जनरल पब्लिक में 0.5% है इसके चांसेस। और अगर आपके घर में एक सदस्य को, क्लोज रिलेटिव को इस तरह की कोई दिक्कत है तो 3 से 4%। तो जहां तक आनुवंशिकता की बात है तो बहुत छोटे छोटे जीन के बड़े स्मॉल इफेक्ट्स, बहुत छोटे छोटे प्रभाव सब मिलजुल के 3 चीजें महत्वपूर्ण होती है साहब। आनुवंशिकता के अलावा 2 और हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन कि वो जो मैंने बात करी थी कि उन तरंगों की, जो बिजली की तरंगे उठती हैं और वो अचानक ही सब एक साथ फायर कर देती हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन से ये होता है कि किस तरह का आपका शारीरिक संरचना है, तो कितना आराम से वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, जो बिजली की तरंगे कितनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। एक तो ये, और एक कुछ अवस्थाएं होती हैं मेटाबॉलिक जैसे डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि भाई मान लिया आपका शुगर लो हो गया, तब हो सकता है बहुत पानी पी लिया तो हो सकता है, बड़ी जल्दी सांस आपने ले लिया तो आपकी पीएच बदल जाएगी, एल्कलाइन उसमें जो अम्लीय जो वो हो जाता है तो उससे भी हो जाता है ये। तो ये बातें आपने बताई डॉक्टर नंद किशोर। अब हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि आम तौर पर परिवार में, समाज में इस बीमारी को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, दूर तो ऐसे ही किया जा सकता है, जन जागरण बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप कर ही रहे हैं इस काम को, भाई जो भी सुनेंगे कुछ संदेश पहुंचेंगे तो ये भी एक बात है। बाकी देखिए, भ्रांतियां तब दूर होती हैं जब एक सक्षम इलाज उसका सामने, वो तो कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। गांव में एक मरीज जिसको लोगों ने बड़ा खराब हालत में देखा है, फिर वो धीरे धीरे ईमानदारी से दिखाने आने लगता है, दवाई करता है और ठीक होने लगता है। तो सबसे बड़ा तो वो है, जितने भी अब तक विश्व में स्टिग्मा, ये जो भ्रांतियां रही हैं, मिथ्स रहे हैं, वो ये दूरी तब हुई। भाई पहले लेप्रेसी का यही हाल था, ट्यूबरकुलोसिस का यही हाल था। जैसे जैसे दवाई आई, लोगों ने लोगों को ठीक होते देखा जो पीड़ित थे, तो वो भ्रांतियां दूर हुई। देखिए, बड़ा अनायास सा हम इसमें क्या क्या अखबारों में छपता है, थोड़ी सी सामाजिक जिम्मेदारी हर मीडिया, प्रिंट हो इलेक्ट्रॉनिक हो, जैसा आप कर रहे हैं, ये उठाएं कि इस तरह के कार्यक्रम हो और इन भ्रांतियों को दूर किया जाए कि भाई इलाज संभव है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, एक कोई हैं ये झाड़ फूंक वाले, अपनी पूजा वूजा करके बड़ा जल्दी बता देते, भाई अब तुम दिखाओ किसी डॉक्टर को, देखो जो मैंने करना था वो तो कर लिया मैंने, लेकिन अब ये इलाज से ही ठीक होगा, दवाइयों से ठीक होगा। आपने बताया कि अकस्मात किसी को भी मूर्छा आ सकती है, वो गिर सकता है, चोट लग सकती है। ऐसे व्यक्ति यदि बहुत जिम्मेदारी वाले कार्य कर रहे हैं, खास तौर से यदि खुद ही वो ड्राइव करके कहीं जा रहे हैं, ऐसे में दौरा पड़ जाए तो बहुत नुकसानदेह हो सकता है। अगर वो कहीं ड्राइवर हैं, ऐसे हमने सुना भी है कि ड्राइविंग कर रहे थे और बस चला रहे थे, अचानक मिर्गी का दौरा हुआ, तो इतने लोगों की जान उसमें उनके ऊपर टिकी होती है। आप क्या कहना चाहेंगे, यदि ऐसे व्यक्ति हैं तो क्या उन्हें इस तरह के कार्यों से रोका जा सकता है या स्वयं वो दूर रहें? इसमें थोड़ा सा द्वंद है। देखिए, एक आम रूल तो ये है कि भाई जो ड्राइवर्स हैं, जो फायर के नज़दीक काम करते हैं, जो मशीन पे काम करते हैं, जो बस के ड्राइवर हैं, खास करके इतने लोगों की जिंदगी जिसमें इन्वॉल्व होती है, वो ना करें इसको। वो दवाई लें और ईमानदारी से उसको डिक्लेयर भी कर दें अपने अथॉरिटीज़ को, भाई कुछ दूसरा जॉब मिल जाएगा उनको उसी डिपार्टमेंट में। लेकिन वैसे जो अध्ययन कहते हैं वो बड़े अजीब हैं। वो ये है साहब कि दौरा जब पड़ता है, जब आदमी बहुत अटेंटिव काम कर रहा है, जब वो इधर की उधर की देख के बच के अपनी बस को, गाड़ी को निकाल रहा है, तो उस स्थिति में दौरा नहीं पड़ता है। ये अजीब सी बात है, बिल्कुल नई बात है। दौरा पड़ता है जब उसको नींद आ जाए या वो बोर्डम, एक ही काम करता करता ये हो जाए। फिर भी एक रूल तो यही हुआ कि भाई ना चलाएं, ना करें उस काम को, तो बेहतर है। अंत में क्या कहना चाहेंगे आप, खास तौर से परिवार की क्या भूमिका हो सकती है? परिवार की श्रोताओं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका ये देखा गया है कि जितना जल्दी आप इसको, बीमारी को पकड़ लें और शक कर लें, तो वो झाड़ फूंक में तो वैसे ही बहुत टाइम आप खराब कर लेते हैं, लेकिन शीघ्र आप किसी योग्य चिकित्सक के पास, किसी अस्पताल पहुंचे और इलाज शुरू करें। कोई भ्रांति मन में ना रखें और जितनी बातें इस भेंट वार्ता में करी गई हैं उनका ध्यान रखें, और बस ये कभी ना भूलें कि इलाज संभव है। इनको बड़े प्यार की जरूरत है, तनाव से दूर रखें। इनको टीवी कम देखना चाहिए, टेलीविजन कम देखना चाहिए, और नींद इनकी भरपूर, कभी कच्ची नींद से ना जगाएं। कभी इनका भोजन मिस ना हो, आज तो मेहमान है, लास्ट में खाएंगे, आखिर में खाएंगे, ना। इनको तो समय पे भोजन कराइए आप, समय पे दवाई, समय पे भोजन। 2 वक्त की है तो जितने बजे सुबह उतने बजे शाम को, और एक अच्छे मनोदशा के साथ कि भाई ठीक होने वाली चीज़ है, हमें क्या फिक्र करना। मरीज का जो इससे सफ़र करा पूरा सम्मान करे,
समाज भी करे, परिवार भी करे, स्कूल भी करे, बच्चों का उनको अलग थलग ना करें, उसको समाज में इंटीग्रेशन, समायोजन होना चाहिए। जी, मुख्य धारा में उनको रखा जाए। जी जी। तो डॉक्टर मेजर नंद किशोर, आज आप इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को आपने दी कि मिर्गी रोग क्या है, इसके क्या लक्षण है और कैसे इसका इलाज संभव है। आपने बताया कि झाड़ फूंक और अन्य तरह की जो चीज़ें हैं वो नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। आपका आकाशवाणी स्टूडियोज आगमन पर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।